बड़ी गलती मत करना, बता दिया।
हेलो हेलो। अगर वॉइस क्लियर है तो ज़रा एक बार ओके कर दीजिए। वीडियो इज़ नॉट क्लियर बता रहे हैं। वीडियो की आपको क्वालिटी बढ़ा के देखना पड़ेगा थोड़ा सा। वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बाकी आपको सुनना ज़्यादा। चलो चलिए, हमने जो है फीडबैक ख़त्म कर लिया था। हमने फीडबैक में बहुत सारी बातें, फिलॉसफी बातें जानी, और उस फीडबैक में बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ताज होटल ग्रुप क्या कर रहा है, गूगल क्या कर रहा है, उसका इम्प्रूवमेंट, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, उस पे हमने बात करी सारी। ठीक है, तो अब जो यहाँ शुरू हो रहा है, उसमें जो टॉपिक का नाम था फीडबैक एंड रिवार्ड। तो रिवार्ड किस किस तरह से वह होगा, तो इसमें रिवार्ड को एक कंपनसेशन वर्ड भी इन्होंने यूज़ किया है। कोई ये बता सकता है कि अवार्ड और रिवार्ड में क्या फ़र्क होता है? अवार्ड और रिवार्ड में क्या फ़र्क होता है? चलो कोई बात नहीं, वीडियो का पी बढ़ा लीजिए, ये छोटा वीडियो है। आप चाहे तो बुक रख लें, और मैं अभी उसको ऐसे देख रहा हूँ, मुझे इतने में भी रीडेबल आ रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये देखिए ऐसे भी रीडेबिलिटी आ रही है, बहुत बिल्कुल रीडेबिलिटी आ रही है ऐसे करने में। जो लैपटॉप वगैरह देख रहे हैं उनके तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो आप प्लीज़ वो कर लीजिए, पी जो है वो बढ़ा लीजिए। डेटा ज़्यादा ख़त्म नहीं हो, 480 तक ज़्यादा सप्लाई नहीं किया हमने, 480 तक आप देख लीजिए इसको। चलो, तो रिवार्ड में और अवार्ड में ये फ़र्क होता है। रिवार्ड किसी पर्सनल कैपेसिटी में जब दिया जाता है तो उसे रिवार्ड बोलते हैं, और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप के लोग उसे देते हैं तो उसे अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी एक पर्सनल उसमें ली जा रही है, तो इसलिए इसका नाम रिवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कंपनसेशन। कंपनसेशन के मीनिंग यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी गई है। और कंपनसेशन में मनी आता है, रेमुनरेशन रिसीव्ड आता है। किसके लिए? परफॉर्मेंस फॉर वर्क प्लस द काइंड ऑफ बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलता है कि रिसीव्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क प्लस, तो एक तो येगा कि आपके काम का जो पैसा है, और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन अलग से जो प्लस द काइंड ऑफ बेनिफिट, प्लस द काइंड ऑफ बेनिफिट। दीज बेनिफिट्स आर क्वान्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ मनी दे गेट एडेड। मतलब उसको आप मान सकते हैं कि हाँ जी इतना फ़ायदा हुआ। जैसे आपको मान लिया सिंगापुर की जर्नी करा दी, तो आप ये सोचोगे कि सिंगापुर की जर्नी कराई तो उसमें 2 लाख तो खर्चा आया होगा, तो आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, कंपनसेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इट वुड दस इंक्लूड वेजेस और सैलरी, बोनस, कैश अलाउंसेस, बेनिफिट्स। अब क्या होगा, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल कि आउट ऑफ दीज कौन से पार्ट कंपनसेशन के हैं। ठीक है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी है, देखो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिटायरमेंट फंड भी है, प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन। अब प्रोविजन ऑफ एकोमोडेशन में क्या होता है, आप किराया नहीं दे रहे हैं, बैंक किराया दे रहा। ठीक है, तो जबकि ये प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं इसको C2C बोलती हैं, CTC बोलती हैं।
कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। यहाँ तक कि उनके जो कैंटीन होती है, कैंटीन में जो आप डिस्काउंटेड रेट में जो कुछ खाते पीते हैं, तो वो ये मानती है कंपनी कि ये हमारे इस स्टाफ के ऊपर ये पैसा खर्च हो रहा है, तो उसको भी सीटीसी में जोड़ लेती है। यहाँ तक कि जो आप वहाँ आपके लिए गाड़ी लगी होती है जो लाने ले आने की, तो उस भाई कंपनी को तो खर्चा पड़ रहा है ना, तो कंपनी जो है नए फैशन में उसे कॉस्ट टू कंपनी बोलती है। और अगर आप ऑनेस्टली देखें कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उसकी सीटीसी निकालेंगे तो कई लाखों में आएगी वो, ठीक है। आप इसको वीडियो को 240 में भी देखेंगे तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। द जॉब आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। अब 4 ग्रुप में इसमें बता दिया क्या बोलता है, एंड द कंपनसेशन फॉर देम इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द, सुनो क्या क्या बोला। एक तो बोला उसने मैनेजियल में क्या बोला, टॉप, मिडिल और जूनियर, तो उनके लिए क्या कहता है, रेमुनरेशन नाम लिया गया है, ठीक है। सुपरवाइजरी के लिए क्या नाम दिया गया, सैलरी दिया गया। क्लरिकल को भी क्या बोलते हैं, सैलरी देते हैं। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, तो उनको बोलते हैं वेजेस। तो ये जो नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 ग्रुप आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ये जो नाम दिख रहे हैं वो अल्टीमेटली है तो सैलरी या कुछ और चीज़ें मिला के, ठीक है। द वर्ड रेमुनरेशन एंड सैलरी वेज आर जनरली यूज इंटरचेंजेबिलिटी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, फॉर्म पार्ट ऑफ कंपनसेशन। The compensation can also be grouped in a method of payment. Compensation could be payable to an individual and his contribution to a team or a group for certain measurable result. अब measurable result का मतलब ऐसा कोई काम, जैसे कोई कहेगा साहब आज हमने कस्टमर को खुश कर दिया। अब क्या खुश किया कि उसका काम जल्दी कर दिया, ठीक है, उसको लोन 5 दिनों में कर दिया, उसका लोन जल्दी क्लोज कर दिया, तो इस तरह मीजरेबल होना चाहिए। अ सर्टेन फिक्स्ड कंपोनेंट एवरी मंथ एंड वेरिएबल पोर्शन दैट, तो कुछ तो फिक्स मंथ है और कुछ क्या है वेरिएबल पोर्शन होता है इसमें, ठीक है। अब आई क्या है कंपनसेशन बेस, किन आधारों पर कंपनसेशन दिया जाता है, कौन से बेसिस हैं। तो कंपनसेशन पॉलिसी की जब बात आएगी तो उसमें बोलता है कि ए इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन पर्सोनल मैनेजमेंट, और क्या है व्हाट इज द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ कंपनसेशन विच कंपनसेशन गेट्स डिसाइडेड, कौन से वो फैक्टर हैं जिनसे जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 3 बातें हैं। देखो पहली बात है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा है मार्केट सिचुएशन और प्रिवेलिंग मार्केट के रेट क्या चल रहे हैं, तीसरा क्या है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर क्या है। अब इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, चलो अभी आगे ही करके। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, द मेन बेसिस ऑफ द विच द लेवल ऑफ कंपनसेशन गेट डिटरमाइन, सबसे मेन है इसका वो। देयर आर सर्टेन कंपनीज विच एम टू बी हाईएस्ट पे मास्टर्स एंड ट्राई टू अट्रैक्ट, मतलब इतनी सैलरी मिलती कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं पे। द कंपनी फिलॉसफी, देखो वही वर्ड आ गया फिलॉसफी, इन सच केसेस कुड बी टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट एट हाई सैलरी बट कीप द साइज ऑफ द कंपनी वेरी लीन, मतलब वो बेस्ट लोगों को लेती है बेस्ट सैलरी पे, तो कंपनी क्या रहती है कम लोगों की रहती है। सम कंपनी रिक्रूट पीपल ओनली फॉर द प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट टू गेन, कुछ लोग IIM IIT से ही लेते हैं। टू अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम दीज सोर्सेज विल ऑब्वियसली टेक द कंपनसेशन लेवल क्वाइट हाई। अब जो बच्चा 20-20 लाख रुपए का कोई कोर्स कर रहा है तो सैलरी जो है 50,000 में तो आएगा नहीं। द कंपनी ऑब्जेक्टिव इन टर्न विल डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी टू पे एंड इट्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो वो सब चीज़ें क्या करती हैं अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करते हुए अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को ये वाला काम करती है। अब दूसरी की बात आती है, दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरे में आ रहा मार्केट की सिचुएशन क्या है। आप बाज़ार में चले जाइए, किसी लेबर को लेके आइए, तो जो मार्केट में लेबर का दिहाड़ी का रेट होगा वही तो देंगे आप, ठीक है। मार्केट अनदर फैक्टर उसमें बोलता है सर्टेन टाइप ऑफ स्किल्ड पीपल एंड सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर वेरी स्कार्सली अवेलेबल। एक पर्टिकुलर स्किल वाले लोग, पर्टिकुलर काइंड के एक्सपीरियंस वाले लोग बहुत स्कार्सली, का मतलब आपका ये जो पेपर है उसमें स्कार्सली वर्ड जो फर्स्ट मॉड्यूल उसमें बहुत आएगा। फॉर एग्जांपल इन बैंकिंग एक्सपोजर द एरिया ऑफ, अब कौन कौन से जो स्किल्ड वाले हैं, जैसे आपने देखा होगा जो आपके वहाँ फॉरेन एक्सचेंज जानता है उसकी बड़ी
वो होती है खोजबीन, ट्रेजरी में, रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है, बहुत कम कैंडिडेट होते हैं। तो देयर मार्केट डिमांड एंड वैल्यू इज़ हाई। द मार्केट सिचुएशन डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग मार्केट रेट फॉर सर्टेन टाइप ऑफ, और ऐसे मामले में जो भैया दूसरा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है उसी के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। रिक्रूटेड टू देयर डिमांड एंड सप्लाई, द रिक्रूटमेंट गोज इफ द न्यू कंपनीज कम इन टू एग्जिस्टेंस। क्या बोलता है, अगर नई कंपनी आएंगी तो वो क्या होगा, इसका रिक्रूटमेंट बढ़ेगा। द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ओवरऑल ग्रोथ और द राइट मैन फॉर द राइट जॉब ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन मार्केट कंडीशन। आप क्या बोला, उस अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है ओवरऑल ग्रोथ के लिए और सही काम के लिए सही आदमी को लाना, उसमें क्या होता है, मार्केट कंडीशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। इफ़ द पॉलिसी ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इज फॉलोड, इट मे बी पॉसिबल टू डेवलप फ्रॉम इंटरनल सोर्स ऑफ हैंड। अब क्या मतलब, जैसे आपने देखा होगा आपके वहाँ क्या है, बाहर से लोग अभी तो खैर आने लग गए हैं, लेकिन एक अगर हम आज से 15 साल पहले तो बाहर से रिक्रूटमेंट नहीं होता था। अपने ही बंदे को, जो बहुत लोग तो ऐसे थे जो इंटरमीडिएट यानी कि 12th पास करके बैंक में लग गए, उन्हीं को प्रमोट किया, उन्हीं को, वही आज क्या है, फॉरेक्स के मास्टर हैं, वही क्रेडिट के मास्टर हैं, वही मार्केटिंग के एनपीए रिकवरी वही मास्टर है। तो यानी क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ हैंड से ग्रोथ करना टू सच अ पोजिशन एंड द कंपनी में नॉट बी टोटली एट द मर्सी ऑफ द मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने तैयार कर रखे हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो आर्मी की बात है। अब आर्मी में कोई अचानक कोई वॉर हो जाए तो कहीं से आउटसोर्सिंग थोड़ी करी जाएगी, अपने ही बंदों को ट्रेन करते हैं, ठीक है। अब बात आती है थर्ड फैक्टर जो था हमारा, क्या, इंटरनल एंड, ये जो थर्ड फैक्टर था हमारा ये वाला, तो थर्ड फैक्टर में क्या आता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। क्या बोलता है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ, इंटरनल फैक्टर्स कुड बी, अब जैसे आपके वहाँ यूनियन है तो आपकी यूनियन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल क्या है, पॉलिटिकल लोग अगर आपके फेवर में आ जाएं या पूरी सोसाइटी आपके फेवर में आ जाए, भाई क्या तनख्वाह दे रहे हो, क्या सैलरी दे रहे हो, उनको बढ़ाओ इनको, तो क्या बोलता है, इंटरनल फैक्टर कुड बी द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू पे, जैसे जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, उनकी कैपेसिटी है पेमेंट करने की, ओएनजीसी, आईओसी, जो बीएचईएल, एनटीपीसी, आप देखोगे वहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप ही के लेवल का जो आज से 20 साल पहले वहाँ अपॉइंट हुआ होगा, आपकी सैलरी मुश्किल से 50-60 पहुँची होगी, उसकी सैलरी 2 लाख पहुँच गई होगी, ठीक है। फिर क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ द यूनियंस, जो मैंने बताया था यूनियन में आप लोगों की कितनी पावर है, कितनी आपकी यूनियन की पावर कितनी है, ठीक है। अट्रैक्शन एंड रिटेंशन प्रेशर, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन की, लोगों को रखना है, लोगों को रखना, अट्रैक्शन एंड मतलब बुलाना है और रखना भी है, तो द मोटिवेशनल फैक्टर एटसेट्रा। तो ये जो फैक्टर थे यहाँ पे, ये किस में आए, इंटरनल फैक्टर में आए। कौन से आए, ये इंटर। अब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, लेबर लॉ, लेबर लॉ गवर्निंग द सब्जेक्ट ऑफ वेजेस। अब आप चाहे कुछ भी सोचते रहे, लेबर कुछ भी सोचता रहे, मार्केट कुछ भी, वेजेस लॉ में बोला गया है कि 400 पर डे की कम से कम सैलरी होनी चाहिए, तो सैलरी होनी चाहिए। फिर क्या है, प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट क्या कहती है इस मामले में, इन रेस्पेक्ट ऑफ रेमुनरेशन ऑफ मैनेजर्स, डिफरेंट वेज कॉन्सेप्ट, कॉम्पनसेशन सर्वेज, रिकमेंडेशन एंड आर्बिट्रेशन, पे कमीशन। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से वो डालती है। तो क्लियर हो गई इसमें कि इंटरनल, ये वाले जो फैक्टर हैं वो इंटरनल हैं, और ये वाले क्या हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है ऐसा, देखो जब मैं बता रहा हूँ कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, बच्चे कभी भी टफ पेपर आने से फेल नहीं होते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स फेल होते हैं जो इजी क्वेश्चन वो नहीं सही करके आते। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, चाहे तो आप एक्सपीरियंस कर लेना, इजी चीज़ों को गलत करके आके फेल होते हैं। टफ, अरे मैं कहता हूँ 20% छोड़ दो, 30%, 40% छोड़ दो, टफ इजी तो करो,
चलो अब आती हैं कंपनसेशन की थ्योरीज। थ्योरी से मतलब क्या होता है? थ्योरी से मतलब होता है उस एरियाज के जो एक्सपर्ट लोग हैं, उस एरियाज के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अपनी थीसिस में, अपनी रिसर्च में क्या बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बीच बीच में जो यहाँ पे पुराने स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो लोग क्या करेंगे, अगर उनको कुछ हल्का सा भी ये याद आता कि हाँ ये ऐसा कुछ था, अगर याद है तो ज़रूर ग्रुप्स के साथ इस समय शेयर करें। जो लोग ये 84 लोग हमारे जो है इस समय लाइव चल रहे हैं। ये दे हिलाना बताओ, ये ऊपर वाला, हाँ ये जो हमारी बुक टू बुक रीडिंग का कंसेप्ट है, कई लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता, वो क्लास छोड़ सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं देखा उनके लिए तो ये भी बहुत है। देखो जो 3 टॉपिक्स हैं हमारे, बहुत बढ़िया मैंने प्रिसाइज बना रखे हैं। अगर उनकी स्क्रीन्स आप पढ़ लेते हैं तो पक्का है वो 3 टॉपिक हो जाएंगे। 3 टॉपिक इस बार मैंने कवर करने की कोशिश करी है, जिससे कि आपका काम थोड़ा सा ठीक हो जाए, आपको HR कोई हाइप जैसा ना लगे। थोड़ा सा स्क्रीन और मैंने बड़ा कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है कॉम्पनसेशन थ्योरीज की बात। किसकी आती है बात? कॉम्पनसेशन थ्योरी। तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि कॉम्पनसेशन थ्योरी क्या होती है। जो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं इस लाइन वाले, वो एक्सपीरियंस वाले इन बातों में क्या थ्योरेटिकली अपनी डेफिनेशन देते हैं। तो क्या बोलता है? कंसीडर कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पनसेशन। कॉन्सेप्ट क्या है और थ्योरी क्या कहती है। अब उसमें बोलता है कि कौन सा पैकेज कॉम्पनसेशन का अच्छा होगा, उसके फैक्टर्स क्या है। शुड कवर फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स में क्या बोलता है? एडिक्वेसी, सोशल कंसिडरेशन, सप्लाई एंड डिमांड पोजीशन, फेयरनेस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जैसे ये होता ना, मैन और वुमेन का पहले दिहाड़ी कम ज़्यादा होती थी, तो उन्होंने कहा इक्वल वर्क इक्वल पे, जैसे सैलरी मिलती है आपको। एंड जॉब इवोल्यूशन, ठीक है, जॉब इवोल्यूशन, दीज कॉन्सेप्ट आर एक्सप्लेन ब्रीफली। अब ये जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे आए, इसको यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है? एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या क्या चीज़ें फिर देखना, फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स फॉर कंपनसेशन क्या है? पहला एडिक्वेसी, सोशल कंसिडरेशन, सप्लाई एंड डिमांड पोजीशन, फेयरनेस, इक्वल पे एंड जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। तो एडिक्वेसी ऑफ वेजेस में क्या बोलता? देखो क्या बोलता है यहाँ पे? फेयर वेजेस। उसमें क्या बोलता है? प्रोनाउंस सर्टेन वेजेस कॉन्सेप्ट। क्या है? मिनिमम कितना मिलेगा, लिविंग वेजेस क्या होते हैं, फेयर वेजेस क्या होते हैं, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस क्या होते हैं। तो उन्होंने बोला कि फेयर वेजेस इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के किए जाते हैं। Why the concept of minimum wages is wage level to sustain the worker. लिविंग वेजेस कंसीडर, पहला वाला आ गया इसमें। लिविंग वेजेस में बोलता मिनिमम वेजेस वाला, ये आ गया। लिविंग वेजेस कंसीडर द एस्पेक्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड्स, ठीक है, एंड इंश्योरेंस कवरेज। तो दो होता है। हालांकि इंडिया में ये वाला इंश्योरेंस कवरेज वाला अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, ठीक है, तो लिविंग वेजेस में ये आ गया। दूसरा था फेयर वेजेस इज वन बिटवीन द मिनिमम वेजेस
एंड द वन कुड बी डिटरमाइन ऑन द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या, जैसे मैं बताता हूँ आपको, बहुत घराने के वहाँ जो घरों में लेडीज काम करने जाती हैं या थोड़ा मिडिल क्लास में, आप देखोगे दोनों जगह जो है हमारी जो सैलरी है, दोनों जगह सैलरी एक सी रहती है। भाई उनको लगता है कि मुझे एक घर के 1500 रुपये मिलने चाहिए, एक घंटे में 1500 रुपये लेते हैं। तो अमीर के वहाँ भी जा रहे हैं, गरीब के वहाँ भी जा रहे हैं, लगभग वो एक सा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये बोल रहा है कि जो फेयर वेजेस होते हैं वो मिनिमम वेजेस और कैपेसिटी, यानी उसको 1500 की जगह थोड़ा ज़्यादा दे दे। ठीक, फिर बोलता है बट कवरिंग द आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर प्रिवेलिंग रेट, बट कवरिंग द आस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। अब बोला कि भैया प्रोडक्टिविटी भी तो देखिए, फिर इकोनॉमिक सिनेरियो कैसा है, क्लियर हो गई। अगला आता है नीड बेस्ड। अगला क्या आता है, नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस आर एम्ड एट सेटिस्फाइंग द मिनिमम ह्यूमन नीड्स ऑफ द वर्कर, कि भाई कहीं पे भी काम कराओ कम से कम इतना देना है। तो ये जो है एक मिनिमम वेजेस की वेबसाइट का भी नाम दिया हुआ है इसमें, पेचेक इन इंडिया का है ये, paycheck.in। ठीक है, मेन सैलरी। तो यहाँ पे इन्होंने कई कंपनियों का क्या कर रखा है वो किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अभी बात हमारी एडिक्वेसी वाली बात चल रही है। उसके बाद हमारी कौन से सोसाइटल कंसर्न, तो इसमें थोड़ा सा और लिखा हुआ है अलाइनमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट स्टडी, HR स्टडी एंड द कंपनसेशन सिस्टम। फिर बोलता है, अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ बोल रहा है इसमें, अलाइनमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, HR स्ट्रेटेजी और कंपनसेशन सिस्टम। अब कॉर्पोरेट की स्ट्रेटेजी क्या है, HR के प्रोग्राम क्या है और कंपनसेशन सिस्टम क्या है। तो इसमें देखिए क्या बोला, इनोवेटर कौन होता है, इनोवेटर कौन होता है, कमिटेड टू एजाइल रिस्क टेकिंग इनोवेटिव पीपल, ऐसे लोग जो कुछ नया सा करते हैं। तो रिवार्ड इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स मार्केट बेस्ड पे फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट बेस्ड पे फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी रखती है वहाँ पे। ठीक है, ऐसे वाले मामले में। फिर कहता है कॉस्ट कटर कौन होते हैं, इफिशियंसी ऑपरेशनल एक्सीलेंस, फोकस ऑन कॉम्पिटिटर लेबर कॉस्ट, इंक्रीज वेरिएबल पे, एम्फेसाइज प्रोडक्टिविटी, फोकस ऑन सिस्टम कंट्रोल एंड वर्क स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर वो कहता है कि फोकस ऑन कॉम्पिटिटर्स लेबर कॉस्ट, इंक्रीज वेरिएबल पे, एम्फेसाइज प्रोडक्टिविटी, कॉमा लगे हुए हैं, एम्फेसाइज प्रोडक्टिविटी, फोकस ऑन कंट्रोल सिस्टम एंड वर्क स्पेसिफिकेशन। और तीसरा क्या है यहाँ पे, एक और आया कस्टमर फोकस्ड। क्या आया, तो उन्होंने कहा डिलाइट कस्टमर एक्सीड एक्सपेक्टेशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंसेंटिव वैल्यू ऑफ जॉब एंड स्किल बेस्ड एंड द कस्टमर कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ये जो 3 चीज़ों के अलाइनमेंट की बात करी, पहली बात तो उन्होंने कहा ये तीनों अलाइन होनी चाहिए कोई भी कंपनसेशन को तय करने के लिए, इनमें आपस में ही लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। ठीक है, और इसमें कुछ बोले हुए इनोवेटर, कॉस्ट कटर, कस्टमर फोकस, ये कुछ बातें इन्होंने पॉइंट उठाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एडिक्वेसी के बाद आता है सोसाइटल कंसिडरेशन ऑफ एंड लीगल फ्रेमवर्क, सोसाइटल कंसिडरेशन एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे क्या बात करता है, द लीगल ऑफ लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन इन एनी इंडस्ट्री थियोरेटिकली गेट्स डिसाइडेड बाय सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन। यानी उसने कहा कि सबसे जो थियोरेटिकली बात करें तो सोशियो इकोनॉमिकली कंसिडरेशन से आपके वेजेस डिसाइड होते हैं। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, अब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमने जो है सैम्पलिंग की वो उसमें क्लास में बता रखा है कि अगर ऐसा चलता है तो ठीक है, तो स्क्यूड नहीं बोलते। लेकिन अगर ऐसा चलता है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी तनख्वाह मिल रही है और बहुत कम लोगों को बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, तो यहाँ अगर हम सैलरी कर लें और यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल कर लें, ठीक है, तो बहुत कम लोगों को इतनी सैलरी मिल रही है, ये जो है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोगों को
बहुत कम सैलरी मिल रही है। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस विल मेक द फ्लो ऑफ सप्लाई शिफ्ट एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई द इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड। अब क्या है कि वो कहते हैं मार्केट में जैसी सप्लाई और डिमांड है उसके हिसाब से भी क्या है कि आपके वहाँ सैलरी का तय होता है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, गांव में बहुत कम रहती है, तो सप्लाई एंड डिमांड, वहाँ लेबर ज़्यादा अवेलेबल है इसलिए। फिर द मीन, इसका चार्जर आगे होता है, दिस मीन्स दैट द कंपनसेशन लेवल विल मोर और लेस टेंड टू बी एट पार फॉर द कंपेरेबल वर्क। क्या बोला कि कंपनसेशन जो लेवल है उसमें मोर और लेस टेंड टू बी ए पार्ट ऑफ द कंपेरेबल वर्क, यानी कि कौन सा काम कर रहे हैं वो, कौन सा काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये तय होता है। In practice, however, this happens very rarely. In the free economic government does not control। अब गवर्नमेंट का कंट्रोल हट गया है, तो आपने देखा होगा जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं आज भी बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो ये देखता हूँ, मैंने सुना हुआ है पूरी लेबर 5-5 हज़ार रुपये की सैलरी में काम कर रही है आज भी। वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करती है, वो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जो है उसका अपना कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से 15-20 हज़ार पर बंदे का होता है, वहाँ वो 5-6 हज़ार देता है। अब वो डिमांड सप्लाई की बात है। द आस्पेक्ट ऑफ वेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉर्मली द मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन द कंपनसेशन लेवल, यानी मार्केट फोर्सेस इसको वो कर रही। ठीक है, हाउएवर द एडमिनिस्ट्रेशन इज बाउंड टू बी प्रोटेक्ट द वर्कफोर्स इरेशनली लो वेजेस। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इरेशनल लो वेजेस पे भी काम नहीं करा सकती। टेकिंग दिस एज द प्राइम ऑब्जेक्टिव और इंडियन गवर्नमेंट है जिन्हें, अब इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कुछ एक्ट लाई हुई है। क्या है ये क्वेश्चन आपका एक आ सकता है, वन क्वेश्चन, कि आउट ऑफ दीज एक्ट कौन सा क्या है। तो उसमें बोला है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। एक और है इसमें फैक्ट्री एक्ट, इसमें शायद दिया नहीं है, फैक्ट्री एक्ट भी है 1948 का। ठीक है, दीज एक्ट एंश्योर पेमेंट ऑफ वेजेस एट रेगुलर इंटरवल, प्रोहिबिट अनऑथराइज। आप लोगों की सैलरी में पता नहीं कौन सा वाला एक्ट लगता है, इंडस्ट्रियल वेजेस एक्ट होगा कोई, इंडस्ट्रियल। ठीक है, कोई सुनता ही नहीं है, ना गवर्नमेंट सुनती है, ना यूनियन सुनती है, ना IBA सुनता है। ठीक है, these act ensure payment of wages at regular interval, prohibit unauthorized deductions from the wages, define a certain minimum level of wages for certain industries which ought to be paid। यानी डिफरेंट जो है इंडस्ट्री के लिए क्या बोलता है यहाँ पे, इसको देखना फिर दोबारा से। दीज एक्ट एंश्योर द पेमेंट ऑफ वेजेस एट रेगुलरली इंटरवल, प्रोहिबिट अनऑथराइज डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस। अब पता लगा सैलरी मिली उसमें से कुछ वो काट लेते हैं। डिफाइन ए सर्टन मिनिमम लेवल ऑफ वेज, सर्टन इंडस्ट्री के लिए डिफाइन करती है, विच और तो जितना भी दिया जाना। प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस की व्यवस्था करती है इसमें। ठीक है, बोनस एक्ट है ना यहाँ पे। ठीक है, बैंक एम्प्लॉय को तो शायद बोनस मिलता नहीं है, या शुरू में मिलता है, क्या है, ऐसा कुछ है। इन द फॉर्म ऑफ डेफर्ड वेजेस एवरी ईयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द। अब क्या बोलता है कि बोलता है इन द फॉर्म ऑफ डेफर्ड वेजेस, चाहे कंपनी को लॉस हो या कुछ भी हो, एवरी ईयर उसके बावजूद डेफर्ड वेजेस मिलते हैं। डिसाइड द मिनिमम एंड मैक्सिमम रेट्स फॉर पेमेंट ऑफ बोनसेस एंड प्रोपाउंड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन। इस वाले प्रिंसिपल को फॉलो करवाते हैं फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ मैन एंड वर्क। Thus, the government has ensured bare minimum level of compensation to the work and ensure through its administrative arm and law enforcing। अब administrative arms क्या है, जो आपके जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, और लॉ जो कानून है। There is no exploitation of the worker in the hand of the। तो ये सारे जो हैं
सोसाइटल एस्पेक्ट में आते हैं कि भाई किसी को वो कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो जॉब इवोल्यूशन है, इससे आपका 1 क्वेश्चन आपके वहाँ रहेगा। जॉब इवोल्यूशन से आपका 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। क्या आने वाला है? दिस इज 1 important measure to determine the level of compensation package. A scientific job evaluation will ensure parity of compensation level for similar or equal job. ठीक है। It also helps in distinguishing jobs in the level of complexity, skill required, the risk involved and link compensation accordingly. यानी कि ये जो जॉब इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएट करना यानी हर काम का अलग इवैल्यूएट करना कि भाई ये अच्छा काम, बुरा काम, खतरे का काम, कम खतरे का काम, आराम का काम, कठिन काम, माइंड का काम, नॉन माइंड का काम, ठीक है, फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, ऐसे करके, ठीक है, स्किल्ड, टेक्निकल, ऐसे। तो जॉब इवैल्यूएशन इज अ मेथड फॉर अप्रेजिंग द वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ वन जॉब इन कंपैरिजन टू अदर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? द ऑब्जेक्टिव इसके जॉब इवैल्यूएशन के क्या है? पहला क्या है इसका? टू डिटरमाइन द कंपनसेशन रेट, जॉब इवैल्यूएशन। टू लिंक पे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। थर्ड, टू प्रोवाइड फॉर पे डिफरेंशियल टेकिंग इनटू अकाउंट स्किल, एफर्ट्स, हैजार्ड रिक्वायर्ड। तो फिर क्या है? टू इस्टेब्लिश ए कंपनसेशन स्ट्रक्चर। तो ये इसके ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब इवैल्यूएशन? जॉब इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन रेट वो करना, जॉब की रिक्वायरमेंट तय करना और अकाउंट स्किल, एफर्ट और हैजार्ड के अनुसार डिफरेंशियल पता करना कि भाई कौन कौन सी चीज़ों से उसकी सैलरी बढ़ घट सकती है, और टू इस्टेब्लिश ए कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। द प्रोसेस इंक्लूड्स जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। देखो ये सुन लो कि ये 1 क्वेश्चन जो है इससे भी आता है, जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है। द जॉब इवैल्यूएशन में बी यूजफुल फॉर सम अदर एस्पेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है उसमें जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग भी फ़ायदेमंद होती है, इससे फ़ायदा मिलता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी करने फ़ायदा होता है। द जॉब्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द परसीव्ड डिफ़िकल्टी एंड वैल्यू एडिशन दे मेक। क्या बोला उसने? कि जॉब आर रैंक्ड टू द परसीव्ड डिफ़िकल्टी, कि कितना कठिन काम, कितना आसान काम, एंड वैल्यू एडिशन दे मेक, यानी कि उस काम से कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। दे आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्किल इंटेंसिटी, कितना गहरा स्किल चाहिए, डिफ़िकल्टी क्या है, हैजार्ड मतलब जो नुकसानदायक होता है, जैसे मान लिया केमिकल प्लांट में काम करना, रबर फैक्ट्री में काम करना, सीमेंट में, रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बोला दे आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स बेस्ड ऑन कौन, जो जॉब्स हैं, जॉब्स को इतने ग्रुप में डिफाइन किया हुआ। वन, द जॉब्स आर रैंक्ड इन एंड क्लासिफाइड इट, पहले तो रैंक करना और दूसरा क्या है इसको क्लासीफाई करना। इज़ ईजी टू डिसाइड द लेवल, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं। इसमें बच्चों आगे एक अच्छा, बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल वगैरह आने वाला है, उसे देखेंगे, ठीक है। द जॉब विच आर कंसिडर मोर वैल्यूएबल टू द ऑर्गेनाइजेशन देन वन विच आर नॉट सो विल ऑब्वियसली कैरी मोर पे, ठीक है। जैसे आपके वहाँ जो प्लानिंग वगैरह के जो होते हैं उनकी सैलरी अच्छी होती है, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ट्रेजरी वाले में होते हैं, ठीक है। सिमिलरली द हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी will command higher pay. Similarly, the higher level of responsibility will command higher pay. Following this doctrine, the supervisors draw more pay than the worker because अब वही बात आ गई ना, the responsibility of the experience required higher, और तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखो होगा, वर्कर रिस्की और रिक्वायर हाई स्किल वाले और हार्ड फिजिकल वर्क होते हैं, ठीक है। तो वर्कर कौन क्या काम करते हैं? रिस्की काम करते हैं जिसमें हायर स्किल्स चाहिए होते हैं और या फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है। अब आता है ये जो जॉब इवोल्यूशन करते हैं उसकी टेक्निक कौन सी है। अब बात आती है क्या?
जॉब इवोल्यूशन की टेक्निक क्या है। तो यहाँ पर बोलता है दो तरह की बातें हैं, देखो दो तरह की टेक्निक है, एक तो है नॉन क्वांटिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव, या इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। तो नॉन क्वांटिटेटिव में क्या है, रैंकिंग ऑफ जॉब और जॉब कंपैरिजन, ग्रेडिंग और जॉब क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, रैंक कर दिया ए बी सी डी ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव में क्या था, पॉइंट ऑफ फैक्टर कंपैरिजन। ये क्वेश्चन 1 आपका बन सकता है, वहाँ पे वो पूछेगा 1 2 3 4 लिख देगा, एक किसी को चेंज करेगा, पूछेगा जॉब इवोल्यूशन की कौन सी टेक्निक नहीं है करके। ठीक, चलो तो अब एक एक को करेंगे। सबसे पहले क्या है, नॉन क्वांटिटेटिव मेथड। सबसे पहले क्या है, नॉन क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, तो नॉन क्वांटिटेटिव मेथड में क्या है, पहला जैसे अभी हम पीछे हमने पढ़ा क्या है, रैंकिंग मेथड और जॉब क्लासिफिकेशन। रैंकिंग में क्या होता है, जो जॉब है उस सब कंपेयर रहते हैं, अदर दिस कंपैरिजन ऑफ जॉब ऑन अनटिल ऑल जॉब हैव बीन इवैल्यूएटेड एंड रैंक्ड। तो ये जब तक सारे जॉबों की बात नहीं है तब तक नहीं कर सकते। ऑल जॉब्स आर रैंक्ड इन ऑर्डर टू देयर इंपॉर्टेंस फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द हार्डेस्ट और फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। ठीक है, क्या करेगा, सिंपलेस्ट टू हार्डेस्ट, जो रैंकिंग मेथड है सिंपल टू हार्ड, यानी यहाँ पे कोई रैंकिंग देनी पड़ेगी आपको। और बोला उसमें दूसरी बात बोलती है फ्रॉम हाईएस्ट टू लो, हाईएस्ट टू लोएस्ट। अब दूसरी बात आती है जॉब क्लासिफिकेशन की। इसमें अभी 5-7 मिनट बाद एक अच्छे न्यूमेरिकल हैं इसमें जो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वो होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं और कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो लास्ट डी मॉड्यूल का जो लास्ट टॉपिक है उसको भी मैं आज अगली क्लास में शुरू करूँगा, और वो क्लास शायद होगी 9:30 बजे से शायद शुरू करेंगे हम उसको। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उस क्लास को भी अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, job grades are defined and jobs are classified into grades by the comparison of whole job description with the graded definition। ठीक, अब आएगा क्वांटिटेटिव मेथड। कौन से आ गए, क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड के लिए हम लोग जो ये टेबल है, इसमें टेबल सही से आई नहीं है, तो इसके लिए मैं उसका ही आपको यूज़ करता हूँ जहाँ पे टेबल हमें आराम से दिख जाए। एक सेकेंड रुकिएगा, सेटिंग कर लूँ उसकी। थोड़ा सा समय हमारा सेटिंग में बिल्कुल जाया जाता है। ये जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं अगर हमारे कानों में ये गूंज गई वहाँ पे ना, तो हमारे क्वेश्चन आंसर देखो सही होने वाले हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आपको थीसिस नहीं लिखनी है, थीसिस की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा सा आपका ध्यान इन बातों पे आ जाए कि हाँ कुछ ऐसी बातें चल रही थी।
ये क्लास उन लोगों के लिए बहुत ठीक होने वाली है जिन्होंने बिल्कुल अभी तक पढ़ा ही नहीं, उनको तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बाकी जो लोग पढ़ने में सेल्फ सफिशिएंट पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं बैठे रहे हो। अभी तो हमारा काम है किसी भी तरह आपको कुछ पेपर में ऐसा लगे हाँ कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आया क्वांटिटेटिव मेथड की बात आ गई। किसकी बात आ गई? क्वांटिटेटिव मेथड। तो इस एग्जाम्पल को ज़रा समझने की कोशिश करिएगा, क्या कहता है देखो। तो फैक्टर कंपैरिजन, क्या बोलता है यहाँ पे? फैक्टर कंपैरिजन। क्वांटिटेटिव मेथड में फैक्टर कंपैरिजन, डिफरेंट फैक्टर्स आर सेलेक्टेड। अब वो जो फैक्टर हैं, ईच फैक्टर इज रैंक इंडिविजुअली विद ऑल अदर जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द जॉब्स मे बी कंपेयर्ड फर्स्ट बाय द फैक्टर मेंटल रिक्वायरमेंट। क्या है? मेंटल। तो पहला वाला कौन सा हो गया? मेंटल रिक्वायरमेंट है। ये बुक में यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे ये कर लीजिएगा, ऐसे लाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बोलता है मेंटल रिक्वायरमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इट सकता। तो यहाँ पे कितने बनाए? 4। दूसरा बनाया फिजिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा है स्किल और वर्किंग कंडीशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी। कितने हो गए कुल मिला के? 5 आ गए। कुल मिला के कितने हो गए? 5, ठीक है। अब 5 में देखिएगा जरा ध्यान से कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है उस इलेक्ट्रीशियन को इतना मेंटल लेवल चाहिए, इतना क्या है फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, उसको स्कोर में कन्वर्ट किया हुआ है। द वैल्यू ऑफ जॉब इज देन ऑब्टेन बाई एडिंग ऑल पॉइंट वैल्यू। क्या है? इनको वैल्यूज़ में पॉइंट वैल्यूज़ के इतने पॉइंट्स, 13 पॉइंट, 12 पॉइंट, 5 पॉइंट, 12.8। तो ये किसकी बात है? इलेक्ट्रीशियन की है। अच्छा, इसमें बुक में एक गलती है, वो यहाँ जो 80 दिया हुआ है इसका सम 80 नहीं आ रहा है। तो कहीं पर या तो यहाँ गड़बड़ कर रखा है या इसका सम गलत है, ठीक है। 30 और 30 60 ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे। वेल्डर के लिए बोलता है कि इनको आप जब सम करोगे तो कितना आएगा? 50। इनका सम करोगे तो ये एक पर्टिकुलर उन्होंने इस टेबल के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि ये जो पॉइंट वैल्यू हैं डिफरेंट, कौन से जॉब, ये जॉब है इलेक्ट्रीशियन का जॉब, वेल्डर का जॉब, मशीनिस्ट का जॉब। अब मशीनिस्ट की जॉब में क्या था? मेंटल का भी अच्छा चाहिए, स्किल भी अच्छा चाहिए और वर्किंग कंडीशन भी अच्छी चाहिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट उन्होंने कहा बहुत मेहनत ना करने वाला हो चल जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी में ज़्यादा नहीं, मशीन काम कर रही है। वेल्डर के लिए बोला है देखो फिजिकल रिक्वायरमेंट ज़्यादा करी वेल्डर, और इलेक्ट्रीशियन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, ज़रा सा उसने गलत तार जोड़ दिया तो पता लगा पूरा प्लांट चला गया, ठीक है। तो यहाँ जो ये जितनी बातें बोली गई हैं इनको पॉइंट्स वैल्यू में किया हुआ है, सारे फैक्टर हैं और उनको रैंक्ड किया हुआ है। फिर बोला अब यहाँ पर एक जॉब आ गया, टूल मेकर का जॉब इज़ टू बी इवेल्यूट। इसको टूल मेकर के जॉब को इवेल्यूट कैसे किया गया? तो उसने कहा इट इज़ फाउंड दैट इट्स स्किल इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रीशियन। यानी जो टूल मेकर होता है उसको एक इलेक्ट्रिकल की तरह रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें कितना लिया? 5। किस चीज़ में बात करी? स्किल। स्किल कितना है टूल मेकर का? इलेक्ट्रीशियन के इक्वल है। मेंटल रिक्वायरमेंट उसको वेल्डर वाली चाहिए। तो मेंटल रिक्वायरमेंट कहाँ है? ये है मेंटल रिक्वायरमेंट। फिर बोला फिजिकल रिक्वायरमेंट कैसी है? इलेक्ट्रीशियन वाली चाहिए। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रीशियन वाली चाहिए, देखो ये। वर्किंग कंडीशन कैसी है? मशीनिस्ट वाली चाहिए, ये आ गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी चाहिए? मशीनिस्ट वाली चाहिए, ये 3 नंबर आ गया ऐसे। किसके लिए? टूल मेकर। टूल मेकर का मतलब जो उसमें कटर करता है एक तरह से, जब मशीनों के साथ काम करता है तो जो भी टूल्स होते हैं उनको बनाता है, ठीक है। क्या बोला उसने? दस द वेजेस रेट फॉर द जॉब ऑफ टूल मेकर। अब इन सबको जोड़ लिया उन्होंने, 5, 10, 12, 24 और 3। तो कितना आ गया? ₹54 आ गया उसका। तो वेज का रेट कैसे निकल के आया उसका? 54। और जितनी भी वैल्यूज़ के हिसाब से आया, उसको जो जो वैल्यू चाहिए। और फैक्टर कितने हैं? यूजुअली 5 डिफरेंट फैक्टर। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कितने फैक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और आगे देखते हैं। तो जो पहला मेथड था हमारा फैक्टर कंपैरिजन था,
और दूसरा क्या है, पॉइंट मेथड। दूसरा क्या है, पॉइंट मेथड। आगे इस टॉपिक में बहुत अच्छा पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएंगे। इसको मैंने इस तरह कर दिया कि आपको अब बात करते हैं पॉइंट मेथड की। किसकी, पॉइंट मेथड की। तो पॉइंट मेथड में क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग जरा। पॉइंट मेथड में बात करता है, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर जॉब इवोल्यूशन। ये सारे मेथड कौन से हैं, क्वांटिटेटिव मेथड है जॉब इवोल्यूशन। अंडर दिस मेथड जॉब्स आर ब्रोक डाउन बेस्ड ऑन वेरियस आइडेंटिफाइएबल कंपनसेबल फैक्टर सच एज स्किल, एफर्ट, ट्रेनिंग, नॉलेज, हैजार्ड, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देयर आफ्टर पॉइंट्स आर एलोकेटेड टू ईच ऑफ दीज, और इनको पॉइंट्स में तो कुछ सिमिलर जैसा वैसा ही जैसा है, लेकिन इसमें बोला है वेरियस आइडेंटिफाइएबल एंड कंपनसेबल फैक्टर, किन चीज़ों के आधार पर उसको कंपनसेट करना चाहिए। वो वाला क्या था, उसमें क्या थे, 5 फैक्टर यूज किए गए थे, रैंक किया गया था उनको। ठीक, वेट्स आर गिवन, वेट्स का मतलब किसको कितना मतलब वजन दें, मतलब कि कितना किसको प्रेफरेंस दें, कितना वेटेज दें उसको, डिपेंडिंग ऑन देयर इंपॉर्टेंस टू परफॉर्म द जॉब। पॉइंट्स आर देन कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द डिग्री बाई वेट्स। क्या बोलता है, मल्टीप्लाइंग द डिग्री बाई वेट्स। पॉइंट्स सो एलोकेटेड टू वेरियस फैक्टर ऑफ ए जॉब आर देन सम, और सबको सम कर लें, देन द जॉब्स विथ सिमिलर टोटल पॉइंट्स आर प्लेस्ड इन सिमिलर पे ग्रेड। द सम पॉइंट्स गिव्स एज एन इंडेक्स ऑफ द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ द जॉब दैट आर रेटेड। तो इन रेटिंग के अकॉर्डिंग उसके सैलरी वगैरह फिक्स होती है। द नेक्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट द जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट फॉर द रिमेनिंग बेंचमार्क जॉब यूजिंग द एस्टेब्लिश्ड कंपनसेबल फैक्टर स्पेसिफाइड वेटेज अबव। क्या देखता है, ये एग्जाम्पल दे दिया हुआ इसमें, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। आपको याद नहीं करना है, समझ के जाना है इस पेपर में। देखिए इसको, फॉर एग्जाम्पल कंपनसेबल फैक्टर, उसने बोला जॉब इवैल्यूएशन फॉर रिसेप्शनिस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट का देखा हुआ उसमें। देखो तो अब यहाँ पे देखना, ये जो डिग्री दी गई है ना, यहाँ पे डिग्री 1 2 3 4 डिग्री दी गई है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको पॉइंट्स दे दिए गए। ठीक है, डिग्री में इनको दिया गया एजुकेशन लेवल। अब एजुकेशन लेवल में डिग्री है, जैसे हाई स्कूल है, 12th है, बीएड है, ऐसे करके कुछ दे दिया। फिर डिग्री ऑफ टेक्निकल स्किल में दे दिया। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप ऑफ जॉब। अब ये अगर ऐसे बात करें कि ये दोनों जो है दोनों क्या हैं, ये दोनों स्किल वाली है। स्किल में 2 होती है, एक एजुकेशन होती है, वो होती है। फिर क्या है यहाँ पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली है दोनों, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ, एफर्ट्स दिया हुआ। तो बेसिकली इसको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन से वाली, स्किल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और एफर्ट्स। स्किल को 25% 2 पार्ट में डिवाइड किया, एजुकेशन लेवल और डिग्री ऑफ ट्रेनिंग। और इसको 30 वाले को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्कोप ऑफ कंट्रोल और इम्पैक्ट ऑफ जॉब। और एफर्ट्स वाली को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिग्री ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ जो डिग्री दी गई है, अगर 1 डिग्री है तो 25/1, और अगर 2 डिग्री है तो कोई 2 डिग्री, यानी इम्पैक्ट ऑफ जॉब किस लेवल का। तो 4 लेवल उन्होंने एक सर्टेन कर दिए कि भैया बहुत ऊपर है, बहुत नीचे है, या बेसिक्स है। तो रिसेप्शनिस्ट के लिए उसने बोला क्वालिफिकेशन में एजुकेशन स्किल ज़्यादा नहीं चाहिए, टेक्निकल स्किल ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन क्या ज़्यादा चाहिए, इम्पैक्ट ऑफ जॉब ज़्यादा है उसका। यानी अच्छा काम करेंगे तो सारी इंडस्ट्री का जो पूरा बेस है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी यहाँ पे। ठीक है, वेटेज इतना। अब अगर हम, जैसे इसने रिसेप्शनिस्ट का जॉब लिया, अगर हम बात करें, वो मान लिया चार्टेड अकाउंटेंट का बनाते, मान लिया तो चार्टेड अकाउंट का बनाते, तो यहाँ पे डिग्री लेवल जो है, एजुकेशन लेवल कितना हो जाता, मान लिया 4 हो जाता।
टेक्निकल स्किल में मान लिया 2 मान लेते, स्कोप ऑफ कंट्रोल वो कर देते 3 कर देते, इम्पैक्ट ऑफ जॉब में भी 3 कर सकते थे। तो उसके अकॉर्डिंग से यहाँ से उनके पॉइंट्स क्या हो जाते, बढ़ जाते। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन की क्वांटिफाइबल यानी क्वांटिटिव टेक्निक्स दे रहे हैं। तो इनका 120 डिग्री जो पॉइंट्स आया है, उसके बाद इस अब यहाँ पे जो 1 2 3 डिग्रीज दी हुई थी वो डिग्रीज ये दी हुई हैं। तो ये डिग्री दे दी थी 1 2 3 4 यहाँ दे रखी है। 1 HSC में दिया हुआ, 2 बैचलर में दिया हुआ, 3 मास्टर में दिया और इसमें, तो ये कुल मिला के 4 डिग्री वहाँ पे 4 पॉइंट बनाए। तो ऐसे ही इनके हर लेवल पे अपने पॉइंट्स ग्रेडिंग को बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है हमारी कॉम्पा रेशियो की। किसकी बात आती है, ये क्वेश्चन में वहाँ मिल सकता है। ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, बहुत सरल सा एग्जाम्पल है, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। बस एक बार देख, स्क्रीन से नज़रें नहीं हटाइए, आप स्क्रीन से नज़र मत हटाइए। एन एडिशनल टूल ओवर जॉब इवोल्यूशन, जॉब इवोल्यूशन का ये क्या है, एक एडिशनल टूल है। ठीक है, कॉम्पा रेशियो is defined as the percentage obtained by dividing the actual salary paid to an employee by the midpoint of the salary। अब देखो इसमें क्या बात है, जैसे आप लोगों का जो सैलरी रेंज है, आप लोगों का सैलरी रेंज क्या है, मान लिया आपका इनिशियल सैलरी होता है, मान लिया 30,000 से शुरू होता है, और जो बहुत सीनियर होंगे, मान लिया 20 साल 25 साल वाले, उनकी 80,000 पहुँच गई मान लिया। ठीक है, तो ये एक सर्विस का स्पान है ऑफ द 25 ईयर मान लेते हैं उसको। ठीक है, और इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा फिर देखिए, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 50 25 55 आ गया। तो आपका मिड पॉइंट कितना आ गया, 55 आ गया। ठीक है, आप अभी 42 पे हैं, आप किस में 42 पे हैं, इनटू 100, तो ये क्या है आपका कॉम्पा रेशियो है। ठीक है, कॉम्पा रेशियो है ये। कॉम्पा रेशियो डिफाइन द परसेंटेज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द एक्चुअल सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय बाय द मिड पॉइंट ऑफ द सैलरी। तो मिड पॉइंट तो हमेशा फिक्स रहेगा। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता, (42 डिवाइडेड बाई 55), ये कैलकुलेटर मेरा गड़बड़ कर रहा है, चलो समझ गए होगे। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो रेशियो निकला वो, तो इसका जो रेशियो निकला, अच्छा अगर मान लिया आप यहाँ पे निकालो किसी का, कैसे निकालोगे कि 70,000 किसी की सैलरी है, मान लिया 70,000 सैलरी है, 0 लगा लो या ना लगाओ एक ही बात है। ठीक है, अगर नीचे हो तो, और यहाँ पे आपने 55,000 कर दिया, तो किसी का कॉम्पा रेशियो क्या आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा, किसी का रेशियो 1 से कम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। बड़ा सुस्ती लग रहा है। यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव इसके हैं, इनके क्या है, 3 ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव हैं कि पे करना, इसको पेज को थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ,
साउंड थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही लग रहा है मेरे को। आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं साउंड थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। चलो, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? पे रेज, प्रमोशन, मेरिट पे। तो उसमें कॉम्पा रेशियो अगर 100% है तो उसमें बोलता है कि ऑलरेडी बीइंग पेड व्हाट ए कॉम्पिटेंट परफॉर्मर वुड बी, यानी जो कॉम्पिटिटिव परफॉर्मर है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, अब आगे बोला फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल विद द डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। अब इसमें देखा लेट से मार्केट पे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो एवरेज सैलरी है वो आपके डिपार्टमेंट की नहीं है, ये पूरे मार्केट की है। ठीक है, पूरे सर्वे करके निकाल सकते हैं। तो उसने बोला 20 से 28 साल है तो उसका मिड क्या आ गया, 25 आ गया। 25 मिड हो गया और किसी को सैलरी कितनी मिल रही है, मान लिया 23,000 मिल रही है। किसी को सैलरी कितनी मिल रही है, 23,000। किसी को कितनी मिल रही है, 24,000। और किसी को कितनी मिल रही है, 26,000 मिल रही है। किसी को कितनी मिल रही है, 28,000। तो कॉम्पा रेशियो अगर आप देखेंगे तो कॉम्पा रेशियो अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है, कम और ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, कॉम्पा रेशियो कैसे आ रहा है, अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? जरा बहुत देर से कोई 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 मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया। एक बार जरा कोई जरा बता दीजिए कॉम्पा रेशियो क्या होता है, कॉम्पा रेशियो क्या है, कॉम्पा रेशियो क्या है, जरा इसके बारे में आंसर दीजिए। बहुत देर से कोई जवाब नहीं आया। हर्षित ने जो लिखा हुआ कि करंट पे ऑफ एवरेज, ये वर्ड लिखा हुआ है ना, ये एवरेज मार्केट की है, ध्यान रखना। हाँ, आपके डिपार्टमेंट की नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने लिखा है। कल जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना 3 दिन बाद, तो फिर वहाँ कहेंगे हाँ कुछ सुन तो रहे थे, तो उनको बेनिफिट करेगा। बिल्कुल ठीक है, गुड। आप लोग सो जाते हैं ना बीच बीच में, तो मुझे लगता है कि भाई आप लोग सो रहे हैं, क्या करें अब। ठीक, तो आगे देखते हैं इसमें। ज़रा मैं इसका ये बदलता हूँ, ये कहीं गड़बड़ कर रहा वॉइस को है। 1 सेकंड होल्ड कर लिएगा ज़रा। सेकंड होल्ड करना। हेलो, देखिए मैंने थोड़ा वो बदल दिया। साउंड आ रही क्या? साउंड आई तो जरा यस लिखिए। तो साउंड थोड़ा बीच बीच में कट रही थी।
आपको मिक्सी की भी आवाज़ आ रही होगी, अगर मिक्सी की आवाज़ आ रही तो समझ लो सब सही चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं पहली वाली आवाज़ बेटर थी, बिल्कुल बेटर थी, वो बोया का माइक था। अभी जो है आईबेल का जो वेब कैम है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक इन्होंने एक आंसर दिया हुआ है, एडिशनल टूल फॉर इवोल्यूशन ऑफ जॉब, सतीश खोबरा गणेश जी ने। तो ये मेरे को ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी लग रहा है। संदीप जी देखो, ये क्लास वास्तव में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार का आप एग्ज़ाम किसी भी तरह क्वालिफाई कर लिए। नेक्स्ट वाला जो बैच आएगा ना, उसके लिए ऐसी झन्नाटेदार क्लास बनाने वाला हूँ इन सबके लिए। अब हमारे पास जो है नीलम यादव पूछ रही है एबीएम के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दीजिए। देखिए, ये जैसा मैंने ये आज की क्लास में शुरू में बोला था कि आप लोग टफ क्वेश्चन गलत करके फेल नहीं होते, आप लोग इजी क्वेश्चन को सही ना करके फेल होते हैं। आप लोग इजी क्वेश्चन को सही ना करके फेल होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चाय पी रहा हूं इसलिए मैं रोका हुआ है मैंने आपको। ब्रेक भी तो होना चाहिए, लगभग 1 घंटे से ऊपर हम बात करते हुए तो ब्रेक भी होना चाहिए।
चलिए दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, आपका पढ़ाया हुआ हमेशा दिमाग में बैठता है। चलो गुड, चलो कुछ लोगों को दिमाग। अच्छा आप लोग ना सुनिएगा, आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं कुछ चीज़ याद आती है, तो जब एग्ज़ाम हो जाता है तो प्लीज़ हमको जो है वो जरूर करेगा। मॉक टेस्ट मिलेंगे क्या सर जिसने हमें एचएम पास? मॉक टेस्ट है ही नहीं। आप अगर दुनिया भर के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ मॉक टेस्ट है ही नहीं, कहीं के भी मॉक टेस्ट आप कर रहे हैं। और मॉक टेस्ट तब होंगे जब मैं बनाऊंगा, मॉक टेस्ट तब होंगे जब मैं बनाऊंगा, ठीक है? तब आप देखना उनकी कॉल, तब तक तो आप पास कर चुके होंगे, लेकिन कहीं फीडबैक मिले तो कोई मॉक टेस्ट ले तो उनसे फीडबैक जरूर लेना कि जो सर ने मॉक टेस्ट बनाए थे, क्योंकि हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट से बनवाएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है? चलो बड़ी बड़ी बातें हो गई बहुत। हाँ, तो कॉम्पा रेशियो की बात कर रही थी, कब तक सर? अच्छा नीलम यादव जी, अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट वाले के लिए बना पाऊंगा। अब तो आप जो ये क्लास ले रहे हैं वही पढ़ लो बहुत। देयर आर ऑर्डिनरी 5 जोन ईच एसोसिएटेड विद द प्री डिफाइंड लेवल ऑफ द परफॉर्मेंस द 5 कॉम्पा रेशियो। अब कॉम्पा रेशियो का उन्होंने क्या कर दिया, 5 जोन बना दिए। लोवेस्ट लेवल फॉर न्यू एक्सपीरियंस, तो एकदम सिंपल ऐसे मान लो आप, एक लाइन है जिसका 1 आया वो मिडिल है, जिसका 0.7 आया विदर है, 0.9 आया, 1.2 आया, 1.4 आया, ऐसे करेगा, हो गया, ठीक है? ठीक है। और अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मिंग इनकम्बेंट के लिए हो सकता है कौन सा, लोएस्ट वाला। या तो क्या होगा, देखो इसमें ये ध्यान क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोएस्ट लेवल का कॉम्पा रेशियो है वो न्यू के लिए होता है, अनएक्सपीरियंस के लिए होता है, अनसेटिस्फैक्टरी के लिए होता है, या सेटिस्फैक्टरी के लिए होता है। तो इसमें क्या करेगा वो, इस तरह का कोई चीज रिवर्स ऑर्डर में दे सकता है, ठीक है? तो इसने लेवल बनाया देखो 80 से 87% न्यू एक्सपीरियंस। तो ये क्वेश्चन यहां से बना सकता है, जब आप पूछ रहे थे ना क्वेश्चन कौन सा आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है 80 से 95 का दोज गेनिंग एक्सपीरियंस बट नॉट येट फुली कॉम्पिटेंट इन जॉब। 96 से 103 है, 103 से 104 से ये है। तो और एक यहां पे बना रखा है इन्होंने कि 1 ये नेक्स्ट रेशियो आएगा, ठीक है? तो देखिए अगला वाला क्या गया 112। तो दो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज एज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर जो होते हैं उनके लिए आ गया। तो ये 5 कैटेगरी हो गए, जैसे होता है ना एग्जाम में, उसी तरह से हो गया, ठीक है? और अगर ये आएगा कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग द जॉब एट हायर लेवल देन व्हाट द जॉब डेफिनेशन रिक्वायर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहां से मुझे लगता है आपके क्वेश्चन से पूछ सकता है, ठीक? ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे, अगर इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं थोड़ा। इफ वी यूज दिस जोन्स कंपेयर द सैलरी ऑफ द एफॉर मेंशन 5 रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट ए, रिसेप्शनिस्ट बी, सी एंड फुल्ली कॉम्पिटेंट परफॉर्मर है, डी हायर परफॉर्मर है, ई एन एक्सीलेंट परफॉर्मर है। तो ये पांचों का उन्होंने एलोबरेशन थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया। चलो इसको हमें जल्दी से पलट देना होगा क्योंकि हम ये बात समझ गए, ठीक है? और इस कॉम्पा रेशियो से क्या करते हैं, इस कॉम्पा रेशियो से क्या करते हैं, रिवार्ड लिंक टू द परफॉर्मेंस वी हैव सॉल्व। तो परफॉर्मेंस से इसको वो निकाल लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने रिवार्ड को कैसे वो किया था, तो रिवार्ड बोलता है लिंक टू द परफॉर्मेंस वेरियस टाइप ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन बेसिस, थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट एंड लीगल फ्रेमवर्क देख लिया पे। अब कहता है अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनसेशन लिंक टू परफॉर्मेंस। क्या बोलता है, कंपनसेशन कैन बी ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू 3 टाइप्स। क्या बोलता है, फिक्स्ड, पहला क्या बोलता है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में क्या बोलता है,
फिक्स में यहाँ समझा रखा है ये। दूसरा क्या है, टोटल वेरिएबल है, और तीसरा क्या है, एक है फिक्स्ड, एक है टोटल वेरिएबल, एक है मिक्स्ड। ठीक है, जैसे आप लोगों का बता सकते हो, आप लोगों का सैलरी क्या है, आप लोगों का सैलरी है फिक्स्ड, ठीक है, और जो जो मार्केटिंग एजेंट होते हैं उनका होता है टोटल वेरिएबल, और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं बहुत हाई परफॉर्मेंस, सैलरी भी है, उनका इंसेंटिव भी है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें से मेरे ख्याल से कोई बहुत जनरल बातें समझ गए होंगे, तो इसको मैं ज़्यादा एलोबरेट यहाँ पे नहीं करूँगा। ठीक, fixed level of compensation means the based on the job relations, the market condition, collective ICC bargaining power of the union and the compensation fixed। तो यहाँ पे तो एक बार क्या करा आपने, पूरा वो लड़ाई झगड़ा करा और उसके बाद क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, रेट टू ऑल एम्प्लॉय रिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस। अब उसमें क्या, सारे लोगों को एक ही मान लिया जाता है, दिस लीड्स पीपल टू परफॉर्म बिलो देयर पोटेंशियल। अब उससे क्या दिक्कत, देखो जब केस स्टडी आती है ना, तो वो कहता है कि भैया एक है उसकी फिक्स सैलरी है और ऐसा है वैसा है, उसका पर क्यों हो रहा है, तो उसने बोला कि लीड्स पीपल टू परफॉर्म बिलो देयर पोटेंशियल। क्यों ना भैया, मुझे तो इतना ही मिलना, चाहे मैं कितना ही काम कर लूं, चाहे मैं कितना ही काम कर लूं। सतीश जंगीदी कोर्स में सारे जो तीनों यूनिट है, बहुत शुरू वाली, तीनों के बहुत बढ़िया वीडियो उसमें कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, अभी तो आप इनको देख लीजिए, एक आध पार्ट को यूट्यूब में मिल जाए तो ठीक है। ठीक, वेयर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम नॉट वेल एस्टेब्लिश इन ए सर्विस इंडस्ट्री, फिक्स कंपनसेशन मेल में प्रूव द काउंटर प्रोडक्टिव with no incumbent to high performer and no compulsion for low performer। तो ये जो दो फिक्स वाला है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जहाँ बात नहीं आती है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिल्कुल यही वाला चलता है फिक्स। ठीक है, फिक्स लेवल में। और ये जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द फीचर ऑफ फिक्स लेवल, वो सिम्टम्स हैं नहीं है, ऐसा करके कुछ आता है। ठीक है, अब वेरियल लेवल ऑफ कंपनसेशन की बात है, वेरिएबल लेवल में, तो उसमें क्या है, अटेम्प्ट्स टू रिमूव दिस ड्रॉबैक, डिसाइड द कंपनसेशन सोनली ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए ऐसा काम किया जाता है। फिर उसने बोला कि भाई जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो खराब करेगा उसमें। ठीक है, अब उसमें से अगले वाले पे आता है, द अदर ड्रॉबैक ऑफ द थ्योरी इज दैट द इन सर्विस इंडस्ट्री वेयर द मेजरमेंट परफॉर्मेंस इज लाइक डिफ्यूजर। अब जैसे मान लिया आपका काम है, सिर्फ ग्राहक आ जाए, हाथ जोड़ के नमस्कार कर देना, मुझसे मे आई हेल्प यू सर कर देना। अब आपने तो अपना काम किया, अब आगे जो है, जो आपका पीछे वाला था उसने आपसे भी अच्छा काम कर दिया या आपसे बेकार काम कर दिया, तो ये बहुत मुश्किल सा भी हो जाता है सर्विस इंडस्ट्री में। जबकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, भैया आज तूने इतने पीस बनाए तो इतने रुपए, आपने इतने बनाए तो इतने पैसे। तो वेरिएबल वाला तो ये थोड़ा सा सर्विस इंडस्ट्री के लिए वो करना होता है। ठीक है, for example a predetermined salary, the reward linked to one's performance, one's combination, the additional compensation may be from the bonus, additional wages etc, both the variable and mixed compensation theory। अब यहाँ पे क्या आ गया, तीसरी थ्योरी आ गई, यहाँ पे कौन सी थ्योरी आ गई, थर्ड नंबर की थ्योरी आ गई भैया, बोथ वेरिएबल एंड मिक्स में कहता है। The presuppose a well-established performance appraisal system. This system is followed most of the private sector organizations, include a new private sector। यहाँ पे कह रहा है इसको आजकल सब लोग करते हैं, भैया इतना तो फिक्स मिलेगा, फिर आपके काम के ऊपर होगा। ठीक है, many companies in the private sector known as the cafeteria and menu option to their employee। The employee decide what he will draw as basic salary, मेनू बना दिया उनका, what amount and how, वो सब मेनू बना दिया। This of course within the overall package level decide the employee beforehand। The idea to have flexible structure to allow the employee pay his income, plan his income under the various heads of the salary depending on particular year। तो ये इसने बोला हुआ है कि भाई जो टैक्स है, मान लिया आपको एचआरए में टैक्स की छूट मिल रही है, तो वो आपको एचआरए दे देंगे, आपको चूज करना है वहां पे बोला। ठीक है, देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनी द फ्लेक्सिबल पे द। अब ये क्या है, यहाँ पर एक और बोल दिया इसने, द कॉस्ट ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स, मैंने बोला ना C2C किसको बोलते हैं, तो C2C देखो ये आ गया, मेडिकल बेनिफिट और ये सब कुछ जो है ये C2C की बात आ गई।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे। आप देखो एक क्वेश्चन आपका यहां से निकल सकता है, डेजिग्नेशन कंपनसेशन स्ट्रक्चर। क्या बोला? डेजिग्नेशन कंपनसेशन स्ट्रक्चर की बात आई। ठीक है, क्या बोलता? स्टेप 1, क्रिएट ए कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसे आप पहले स्टडी करिए। ये हमारे जो एचआर के लेक्चर हैं उसमें सब बताया है, जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, टास्क क्या होती है, सब बता रखा है उसमें। ठीक है, कैलकुलेट क्रिएट ए कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब क्रिएट करो। स्टेप 2 में कैलकुलेट द जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट्स फॉर द जॉब्स, प्रोवाइड ए रेशनल फॉर असाइनिंग स्पेसिफिक डिग्री टू द। ये क्या रहा? डिजाइनिंग कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर में कॉम्पनसेशन देने के लिए आपने क्या करा? जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा क्रिएट किया। स्टेप 2 में क्या था? फिर जॉब इवैल्यूएशन के पॉइंट्स आपने निकाले। प्रोवाइड ए रेशनल, इसमें क्या आ सकता है पता है? आपका सीक्वेंस आ सकता है कि कौन सा सीक्वेंस पहले होगा। 4 स्टेटमेंट लिख देगा, आपसे पूछेगा स्टेप में कौन सा स्टेप मिसिंग हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होता है? आउटलायर्स टू बी कंसिडर, एज्यूम नो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट्स एग्जिस्ट इन द डेटा शीट। आउटलायर्स मतलब कि कोई ऐसा चीज है जो बिल्कुल बहुत अलग अलग सी चीज है, उसको इससे हटा दो कहता है। ठीक है, स्टेप 4 में क्या होता है? जब यहां पे कर रहा ना पूरे पॉइंट बना रहा, तो कंडक्ट ए सिंपल रिग्रेशन इन एक्सेल। अब देखो रिग्रेशन हमने पढ़ा था भाई, रिग्रेशन हमने जो है कोरिलेशन रिग्रेशन एक्सेल में करो तो क्रिएट ए मार्केट पे लाइन बाय एंटरिंग द जॉब इवैल्यूएशन पॉइंट एक्स एक्सेस और द रेस्पेक्टिव वेटेज एवरेज मार्केट बेस पे वाई एक्सेस पे। तो रिग्रेशन कैसे होता था? एक लाइन ऐसे करते, तो बोल रहा है एक्स एक्सेस पे क्या करो? जॉब इवोल्यूशन के पॉइंट्स लिखो और यहां पे क्या लिखो? वेटेज एवरेज मार्केट बेस पे। भाई इस वाले जो जॉब इवोल्यूशन पॉइंट इतने के लिए इतनी सैलरी मिल रही, इतने के लिए इतनी मिल रही, इतने के लिए इतनी मिल रही, इसके लिए। तो ये जो आपकी लाइन आती है, इस लाइन से कोई पॉइंट भी भाई अगर इतनी हो तो कितनी हो, इतनी हो तो कितनी हो, यानी आगे और पीछे कहीं पर भी आप कोई भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फिर बोलता है फाइंड आउट आर स्क्वायर्ड, जिसको बोलते हैं वेरिएंस बोलते हैं, इट इज सफिशिएंट टू प्रोसीड। कि आर स्क्वायर जो आता है उसका वेरिएंस आ रहा है क्या, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कैलकुलेट द प्रेडिक्टेड बेस पे फॉर ईच बेंचमार्क। ये पूरा जो काम चल रहा बेसिकली जो हमने कोरिलेशन वगैरह सीखा था उसके। एज्यूमिंग कंपनी वांट्स टू लीड द बेस पे बाय 3%, एडजस्ट द प्रेडिक्टेड पे रेट, डिटरमाइन द बेस पे रेट यू विल ऑफर टू ईच बेंचमार्क जॉब। तो वहां कहता है कि भाई 3% का जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रख के करेंगे आप। कहता है एडजस्ट द प्रेडिक्टेड पे रेट टू डिटरमाइन द बेस पे। मतलब अगर आपका आया कि भैया 10,000 सैलरी होनी चाहिए, तो आपने 3% ऊपर और 3% नीचे का एक रेंज बना लिया। क्रिएट पे ग्रेड्स, और अपने वहाँ क्या बना है? ग्रेड पे जो आपके वहाँ बनते हैं। तो आप लोग जो सेटलमेंट होता है पता है, इसमें ये सारी चीजें जो है कॉम्पनसेशन पॉलिसी में, ये सारी चीजें वहां पे हायर लेवल पे होती हैं। ठीक है, कैफेटेरिया मीनू क्या है कि कैफेटेरिया में क्या होता है? आप जाके अपनी मनपसंद चीज कहते हैं भाई ये खिला दो, पिला दो, ये वाली चाय, ये वाली कॉफी। तो मीनू वाले में जो पूछा हुआ संदीप जी ने, मीनू वाले में इसने बताया था कि जो एम्प्लॉय होता है उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कितना डीए लोगे, कितना एचआरए लोगे, इस तरह से खुद ही वो डिजाइन करवाते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? चलो फिर पे रेंज डिटरमाइन करो। गिवन द पे स्ट्रक्चर यू हैव जनरेटेड कंसीडर द फॉलोइंग। क्या बोलता है? डज द पे स्ट्रक्चर मेक गुड सेंस, बिजनेस सेंस, डू यू लाइक। तो उसको जो आपने सब बना दिया उसको थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा देखो भाई ये क्या चीज है। ठीक है, अब प्रैक्टिस इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री की बात आ जाती है इसमें। ठीक है, तो अभी हमारी इस चैप्टर में शुरू में बातें बहुत सारी हुई थी इस बारे में, अगर आपको ध्यान हो। जैसे कहता है 10 फिक्सेशन ऑफ सैलरी थ्रू सेटलमेंट बाय थर्ड पार्टी, वर्कमैन स्टाफ की बात कर दी गई है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द बैंक्स क्या है? सेटल बेटर बाइपार्टाइट सेटलमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स यानी आईबीए, ऑन द अदर हैंड वर्कमैन स्टाफ जो होते हैं वो आपकी जो वो यूनियंस होती हैं वो करती हैं। एट प्रेजेंट द सेटलमेंट पीरियड इज 5 साल में आपका होता है, पता है सब आपको। चलो
ये कोटक का थोड़ा सा केस स्टडी दे दी है इसमें। उसने बोला केस स्टडी और रिवार्ड, कोटक में कैसे रिवार्ड सिस्टम होता है, थोड़ा सा हल्का सा देख लेते हैं इसको। Add value to each operation can grow an environment with unlimited possible. Needless to mention that when one demonstrates competence and adherence of the Kotak values, his ambitions and aspirations also met. तो उन्होंने कहा भैया कोई भी बंदा अगर अच्छा काम करने वाला सोचा तो रिवार्ड में क्या बोला इसमें मच मोर देन जस्ट लाइक ए पेपर, क्या बोलता है इसमें, कैरियर एनहांसमेंट मिलता है, रिकॉग्निशन स्कीम है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ है, सर्विस अवार्ड्स है और इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात करी गई इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता गया सर, रेस है, क्या है, रिकॉग्निशन एंड कैरियर एनहांसमेंट, रिकॉग्निशन एंड कैरियर एनहांसमेंट की बात करी इसमें। ऑन 4 बेसिक प्रिंसिपल, पैशन, प्राइड, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। तो यहां पे उसने बोला रिकॉग्निशन एंड इज वंस सच प्रोग्राम दैट इज एम टू द, तो उसने एक रिकॉग्निशन इस नाम का एक प्रोग्राम उसने लॉन्च किया हुआ, उसमें जो पांचों इसकी जो वो है, ठीक है, पैशन टू परफॉर्म है। पैशन टू परफॉर्म में क्या बोला हुआ इसने, देखो, अपलॉड बोला, लैंग्वेज ऑफ एप्रिसिएशन, अपलॉड माने तारीफें करना, ठीक है, हॉल ऑफ फ्लेम है। तो ये बहुत सारी चीजें वहां पे भी होती रहती हैं, क्या हॉल ऑफ फ्लेम में किसी को ले आए, लॉन्ग सर्विस अवार्ड है, जैसे एसडीएफसी का मेरे को पता है कि 10 साल अगर एसडीएफसी में कोई कर लेता तो उसको लॉन्ग सर्विस अवार्ड मिलता है वहाँ पे। ठीक है, फिर क्या है, वेरिएट्स है, कंपनसेशन पैकेज की बात करी है, तो इस तरह से बात करिए। ठीक है, और जरा एक चीज मैं करना चाहूंगा कि जो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके उसमें, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को जरूर मैं करना चाहूंगा। हो सकता है कि ये आपको, जो अभी किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई सर कोई इंपॉर्टेंट बता दीजिए, तो ये क्वेश्चंस को मैं जरूर करना चाहूंगा। तो आप लोग भी जो है क्वेश्चंस को जरा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है और पांचवा क्या है। पहला क्वेश्चन बताइए, पीपल डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द कंपनसेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोग क्या इसके बारे में अपनी ओपिनियन क्या रखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है बताइए। लोग क्या कंपनसेशन को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, आप बताइए। गलत कह रहा है, सब लोग देते हैं, फॉल्स है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा कर लीजिए साथ में, क्या पता इनमें से एक और क्वेश्चन आ जाए। वाई सैलरी एंड रेमुनरेशन ऑल मीन्स द सेम। वेजेस, सैलरी एंड रेमुनरेशन क्या होता है, ऑल मीन द सेम, ये सब क्या एक से ही है। वेजेस, सैलरी एंड रेमुनरेशन ऑल मीन्स द सेम, तीनों में अलग अलग चीजें बताई हैं। वेजेस, सैलरी एंड रेमुनेशन से गलत है, थोड़ा थोड़ा सब में थोड़ा क्या है, फर्क है। द रिवॉर्ड, थर्ड पॉइंट है, द रिवॉर्ड लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस जनरली इंप्रूव्स एंड मोटिवेट्स लेवल ऑफ एम्प्लॉय। करता है, बताइए, बिल्कुल करता है, अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा। फोर्थ है, इट इज नॉट नेसेसरी टू गिव मार्केट लिंक्ड वेजेस टू एम्प्लॉय, दे में अदरवाइज कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द जॉब। तो कहता है कि आपको मार्केट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग नौकरी के चक्कर में कुछ भी देते रहो, चलते ही रहेंगे। तो गलत कहता है, लोग छोड़ भी देते हैं। ठीक है, पांचवा, यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। तो पांचवा जो बोला हुआ उसने बोला यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर हेल्प्स इन इंप्रूविंग द
परफॉर्मेंस नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि भाई नहीं ऐसे नहीं होता है, 5वां में पढ़ा था ना हमने कि भाई आपको सबको एक सी सैलरी मिलेगी तो कैसे होगा। ठीक है, अगला है जॉब इवोल्यूशन इज नेसेसरी एज इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशेस जॉब्स इन द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। छठे का आंसर क्या है बताइए? जॉब इवोल्यूशन नेसेसरी एज द हेल्प टू डिस्टिंग्विश द जॉब्स लेवल। बिल्कुल, जॉब इवोल्यूशन से ही मालूम पड़ता है कौन सा जॉब, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्किल रिक्वायरमेंट क्या है और रिस्क इन्वॉल्व क्या है। छठा वाला जो है बिल्कुल सही है। सातवां है कैफेटेरिया और मीनू ऑप्शन ऑफ द कंपल्सेशन रेफर टू प्रोवाइडिंग। कैफेटेरिया और कैंटीन गलत बात है, अभी कैफेटेरिया हमने पढ़ा था ना, तो उसने कहा मीनू ऑप्शन बोला हुआ है। ठीक है, अगला है कैफेटेरिया तो इसलिए बोला खुद को वो बोला हुआ है ना। अच्छा, 7th के बाद 8th में क्या बोलता है? द कंपनसेशन पेड टू द मैनेजरियल पोजीशन इज जनरली रेफर्ड एज ए सैलरी। नहीं, अरे शुरू में हमने पढ़ा था जो मैनेजर के लिए क्या था, उसमें सैलरी था वर्कमैन स्टाफ के लिए, और जो फर्स्ट इसका एमसीक्यू वो है ना ट्रू फॉल्स, सेकंड वाला वेजेस सैलरी और रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है सीनियर स्टाफ के लिए, सैलरी होती है वर्कमैन स्टाफ के लिए, वेजेस होता है और लेबर क्लासेस के लिए। ठीक है, क्लियर है? 9th देखिए, टोटल रिवार्ड कॉम्प्रोमाइज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिवार्ड। टोटल रिवार्ड कॉम्प्राइज ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ, नहीं, फाइनेंशियल के अलावा नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं, हमने पढ़े थे ना, फाइनेंशियल के अलावा नॉन फाइनेंशियल भी हमने पढ़े थे। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, अगला जो है 10वां पॉइंट, 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन क्या है? रिवार्ड स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो जो रिवार्ड स्ट्रेटेजी होती है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी से अलग है क्या? वो पूछता है जो रिवार्ड स्ट्रेटेजी है क्या वो बिजनेस स्ट्रेटेजी से अलग है क्या? नहीं है। जो रिवार्ड स्ट्रेटेजी है वो जो है बिजनेस स्ट्रेटेजी से अलग नहीं है, क्योंकि उसमें भी बिजनेस का एक पार्ट है वो रिवार्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, डिपेंडेंट है। ठीक है, बिजनेस के अकॉर्डिंग होता है उसमें। 11th क्या? जॉब इवैल्यूएशन यूजेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव। बिल्कुल ठीक है, हमने शुरू में पढ़ लिया था। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा जो 23 नंबर टॉपिक था, ऑल रेस्पेक्ट में पूरा हुआ है। जिन्होंने क्लासेस ली हैं उनके लिए ऑल रेस्पेक्ट में पूरा हुआ है। और एक बात और कि अभी मैं इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ आपको कि हमारी जो अगली क्लास है वो रात को 10 बजे हो रही है, क्योंकि आप लोग क्लास में हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्लास है नेक्स्ट at 10 p.m. today. Last unit of ABM. Very unit. ठीक है, थैंक यू। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। कभी अच्छा, कभी खराब, कभी ठंडा, कभी नरम, हर तरह की क्लासेस होती हैं। क्या पता आज की क्लास अच्छी ना लगी हो, जो अच्छी क्लास वो छूट जाए आपने। आई हैव ड्रॉप सम इश्यू ऑन प्लेइंग द लाइव वीडियो ऑन व्हाट्सएप। प्लीज व्हाट्सएप में क्यों देखते हैं, यूट्यूब में देखो। और ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अभी फ़िलहाल के लिए विदा लेता हूँ। आप भी खाना खा लीजिए, मैं भी खाना खा लेता हूँ, जिससे 2 घंटा फिर